अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुनीज़ जहांगीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट। आज की बड़ी खबर, तहरीके इंसाफ ने मुज़ाकराती कमेटी की 28 जनवरी की मीटिंग में शिरकत ना करने का ऐलान कर दिया है। वाज़े तौर पे बावर कराया हुकूमत को कि या कमीशंस 9 मई के और 26 नवंबर के नहीं बनेंगे तो मुज़ाकरात नहीं होंगे। नो कमीशंस, नो नेगोशिएशंस। जबकि मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सदीकी ने कहा है कि जुडिशल कमीशन बनाने से मुतल्लिक तहरीरी जवाब हुकूमत 28 जनवरी को ही देगी। 28 को इंशाल्लाह हम अपना तहरीरी जवाब जो है वो जिस तरह उन्होंने एक बाज़ाब्ता मीटिंग के अंदर हमारे हवाले किया था 16 तारीख को, इसी तरह हम 28 को उनके हवाले करेंगे। तो सर जुडिशल कमीशन नहीं बन रहा है? नहीं बनने और बनने का सवाल अभी हमने तय नहीं किया, इसीलिए डेलिब्रेशंस हो रही हैं। अगर ये डिसीजन हो जाता आज, परसों की मीटिंग की जरूरत नहीं थी। दूसरी तरफ आज भी सुप्रीम कोर्ट में 26वीं तरमीम का मुकदमा समाअत के लिए मुकर्रर ना करने के मामले पर तौहीन अदालत के केस की समाअत हुई। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान 2 रुकनी बेंच के सामने पेश हुए और कहा कि तौहीन अदालत केस में अदालत का बहुत महदूद इख्तियार समाअत है। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान का कहना था 26वीं आइनी तरमीम के तहत अब बेंच बनाने का इख्तियार आइनी कमेटी को है, यानी कि मौजूदा बेंच को ये इख्तियार ही नहीं है। जस्टिस मंसूर अली शाह जो इस बेंच की सरबराही कर रहे थे, उन्होंने कहा कि इस केस का 26वीं तरमीम से कोई ताल्लुक नहीं है। अगर कोई खुद से डर जाए तो अलग बात है। अटॉर्नी जनरल मंसूर अवान का कहना था जो सवाल अदालत ने उठाया है वो तौहीन अदालत केस में नहीं सुना जा सकता। जबकि आज हुकूमत ने पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट में तरमीम का बिल कौमी असम्बली में जमा करवा दिया है। इस बिल में गलत या फेक इन्फॉर्मेशन देने या फैलाने पर 3 साल तक कैद की सज़ा और 20 लाख तक जुर्माने की सज़ा तजवीज़ की गई है। इस बिल के तहत हुकूमत सोशल मीडिया प्रोटेक्शन एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाना चाह रही है और इस अथॉरिटी को इख्तियार होगा कि वो सोशल मीडिया कंपनीज़ को रजिस्टर या ब्लॉक कर सके और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को जुर्माना कर सके। इसके अलावा अथॉरिटी के पास सोशल मीडिया पर से किसी मवाद को गैर कानूनी, नुकसानदेह या फेक करार देकर हटाने का इख्तियार हासिल भी होगा। इस अथॉरिटी का चेयरमैन और बाकी मेंबर्स जो हैं वो वफाकी हुकूमत तैनात करेगी, यानी कि हुकूमत का असर रसूख इस अथॉरिटी पर भारी होगा। जबकि पाकिस्तान के एक और दूर दराज के शहर गवादर, जहां पे आपने देखा कि कैसे फ़्लाइट सबसे पहले PIA की फ़्लाइट लैंड हुई, इसको पिछले 20 साल से हर हुकूमत पाकिस्तान को तरक्की के लिए एक ज़रूरी करार देती है। वहाँ पर पुलिस ने किताबों का मेला मुनक्किद करने पर 4 तुलबा को गिरफ्तार कर लिया और इन पर इल्ज़ाम लगाया कि वो इंतशार पसंद किताबें फ़रोख्त कर रहे थे। बलूचिस्तान के तुलबा को किताबें ख़रीदने की इजाज़त भी क्यों नहीं है? और क्या हुकूमत 26वीं तरमीम के अदालती दफा में कामयाब हो जाएगी? और क्या पीका तरमीम का मकसद फेक न्यूज़ का खात्मा करना है या फिर आज़ादी इजहार पर हुकूमती गिरफ्त को मज़ीद मजबूत करना? इन मामलात पर बात करने के लिए हमारे साथ आज स्टूडियोज़ में मौजूद है इख्तियार वली खान साहब, रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। उसामा खिलजी साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, बोलो भी के डायरेक्टर हैं, डिजिटल राइट्स एक्टिविस्ट हैं और आप मुख्तलिफ न्यूज़पेपर्स और बैनुल अक़वामी न्यूज़पेपर्स के अंदर भी लिखते हैं। आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। अहमद खान कुंडी साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, मेंबर है सूबाई असम्बली के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, आपका भी बहुत शुक्रिया। और कुरम के ऊपर भी आपसे बहुत ज़रूरी है गुफ्तगू करना। सबसे पहले उसामा साहब आपकी जानिब, चूँकि आपने काफ़ी कैंपेन की थी कि जी इसके अंदर तरमीम इस किस्म की नहीं होनी चाहिए, अब जबकि तरमीम प्रपोज हो गई है तो फेसबुक जिनके बोर्ड्स के ऊपर भी हैं आप हैं, उनको रेगुलेटरी बोर्ड्स के ऊपर आप हैं, क्या फेसबुक जैसे बड़े जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो पाकिस्तान आएंगे और ये जो नया कानून बना है अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करवाने के लिए आमादा हो जाएंगे? जी मेरे ख्याल से इसमें अभी अमेंडमेंट्स देखें, हर दफ़ा जो है एक डिफरेंट ड्राफ्ट आ जाता है। लेटेस्ट ड्राफ्ट आज मैंने देखा है तो इसमें हमें यही नज़र आता है कि उनकी रजिस्ट्रेशन पे तो इस पे अभी बात नहीं की गई, वो सोशल मीडिया रूल्स में पहले की गई थी, लेकिन शायद आगे इसके जो रूल्स बनेंगे तो उसमें ये बात हो। लेकिन इसमें जो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक बात है वो फेक न्यूज़ से रिलेटेड है। और दूसरा इसमें यह भी लिखा है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जो हैं उनको खुद से
हुकूमत की जो डायरेक्शंस है उनको फॉलो करना पड़ेगा। अगर वो फॉलो नहीं करेंगे तो फिर उनको ब्लॉक किया जाएगा पाकिस्तान में। तो मेरे ख्याल से एक्स तो ऑलरेडी ब्लॉक है, तो इस कानून से यही लगता है कि ऑल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को भी वो ब्लॉक करेंगे अगर हुकूमत की सेंसरशिप की जो डिमांड्स हैं वो कंप्लाई ना करे। अच्छा, तो आपको ये खदशा है कि मजीद सेंसरशिप बढ़ेगी? जी बिल्कुल, क्योंकि इस पे फेक न्यूज़ वाला जो अगर आप देख लें तो उसमें लिखा हुआ है कि कोई भी इसमें कंप्लेंट कर सकता है। ये नहीं कि आप खुद जो है इम्पैक्टेड हो, कोई भी शहरी उसमें भी कंप्लेनेंट बन सकता है। तो ये एक बहुत बड़ा इसमें कैन ऑफ वर्म्स खुल जाएगा। और इसके अलावा फिर उसमें लिखा गया है कि एनी इंफॉर्मेशन दैट इज बिलीव्ड टू बी फॉल्स। तो अभी हमें ये मालूम करना है कि कौन हमें बताएगा कि क्या सच है, कितना सच है और क्या झूठ है। तो मेरे ख्याल से इसमें हम यही देखते आ रहे हैं कि कोई अगर ज़्यादा तनकीद करेगा या ऐसे मौजू पे रिपोर्ट करेगा जो हुकूमत जी। के इंटरेस्ट में नहीं है, उन्हें पसंद नहीं है, तो फिर उनको जेल में डाल दिया जाएगा। हाँ, तो फेक न्यूज़ की जो डेफिनेशन है वो भी काफ़ी वेग है। अहमद कुंडी साहब, आपकी जानिब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का क्या मौक़िफ़ होगा? आप एक तरह से सपोर्ट करते हैं हुकूमत को, अगर ये अब स्टैंडिंग कमेटी में चला गया है ये बिल, क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसको सपोर्ट करेगी? आपने उसामा खिलजी साहब की तो बात सुन ली। शुक्रिया मुनीज़े, आपने मेरी इस अहम मौजू के ऊपर नज़र ली है। मेरा मौक़िफ़ तो आपके सामने इस तरह मैं रखूँगा, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की एक पूरी तारीख आपके सामने है। हमने हमेशा जो है ना इजहार राय के ऊपर जब भी कोई कदगन लगे हैं तो पीपल्स पार्टी, ठीक है, हो सकते हैं सियासी हालात ऐसे हों जिसमें कुछ मजबूरियां हों, लेकिन पीपल्स पार्टी ने कभी भी मतलब है जहाँ पे उसको स्पेस मिली है या जहाँ पे उसका इख्तियार रहा है तो उन्होंने इन चीज़ों की हमेशा मुखालफत की है। और जिस तरह ये जो अभी आया है पार्लियामान में स्टैंडिंग कमेटीज बनी है, हमारे मेंबरान इसके ऊपर बातचीत करेंगे। और इसके अलावा मैं आपको एक खबर देता चलूँ, 24 को हमारी CC आ गई है। बहुत सारे ऐसे मामलात हैं जिसमें हमारे मेंबरान के काफ़ी तहफ़्फ़ुज़ात और खदशात हैं हुकूमती जो मौक़िफ़ है उसके हवाले से, तो उस पर भी काफ़ी उस पर डिटेल मेरे ख्याल में पॉलिसी। तो यानी ऐसा लग नहीं रहा अहमद कुंडी साहब कि आप इस बिल को सपोर्ट करेंगे? बहुत सारे ऐसे मामला हैं, सिर्फ ये बिल नहीं है, बहुत सारी बड़ी चेक लिस्ट है मुनीज़े जहाँ पे पार्टी में ये CC में बाकायदा डिस्कस होने जा रही है। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो कि इंटरनल होती हैं और मेरे ख्याल में काफ़ी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, लीडरशिप के भी हैं, मेंबरान के भी हैं। बहुत सारे ऐसे इशूज़ हैं जिनको CCI में जाना चाहिए था, वो नहीं गए। इस तरह ये इजहार राय के ऊपर जिस तरह कदगन लग रही है इसके बारे में, क्योंकि पीपल्स पार्टी की एक पूरी तारीख है, एक 40-50 साल की इस हवाले से, तो उसके ऊपर तो हम कभी भी कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते। अच्छा, इख्तियार वली साहब, आपने तो अहमद कुंडी साहब की भी बात सुन ली। ऑलरेडी आपके लिए चीज़ें चलाना नेशनल असम्बली में काफ़ी मुश्किल है। अब आप एक तरमीमी बिल ले आते हैं। पीका को वैसे ही कोई अच्छी उसकी रेप्यूटेशन नहीं है बैनुल अक़वामी तौर पे। फेक न्यूज़ की डेफिनेशन आपने वेक है। और दूसरा, बेगाने शादी में अब्दुल्ला दीवाना, अग्रीव्ड पार्टी हो ना हो आप शिकायत ज़रूर लगा सकते हैं। तो ये तो बेसिक लॉ प्रिंसिपल्स के ख़िलाफ़ है। ये कहाँ से आ रहे हैं ये बिल? थैंक यू वेरी मच मुनीज़े। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊँ मज़े की, कि पेका का कानून को एक मिनट के लिए, थोड़ी देर के लिए एक साइड पे रख लें। आपके मुल्क में जो एक्चुअल न्यूज़ हैं वो कितनी है और जो फेक न्यूज़ है उसका वॉल्यूम कितना है। मेरे ख़्याल में 10% जो है आपके पास जो है ओरिजिनल और ठीक ठाक जो सच्ची न्यूज़ होती है वो नहीं होती। 90% पाकिस्तान में जो न्यूज़ है वो फेक है। और ये वॉर अगेंस्ट टेरर जो था, ये उससे ज़्यादा एक ख़तरनाक जंग शुरू की जा चुकी है, जिसमें मेरे ख्याल में, मैं तो बिल्कुल आई एम वेरी मच क्लियर कि PTI ने सोशल मीडिया को पाकिस्तान के वजूद के खिलाफ इस्तेमाल किया, इदारों के खिलाफ इस्तेमाल किया। अब बात यह है कि तो PTI के हमने एक मेंबर को शौकत यूसुफजई को दावत दी थी, मगर उन्होंने इनकार कर दिया है आने से। मेरा ख्याल है कोई लड़ाई का सबब बना जिसकी वजह से वो अब नहीं आ रहे। खैर, वो उनकी अपनी मर्जी है। तो चूँकि वो यहाँ पे नहीं है तो मुश्किल हो जाता है फिर कि हम वो कैसे डिफेंड करें। जी, वो करें, फिर डिफेंड बाद में करें, हमारे जाने के बाद ही कर लें। लेकिन इसमें कोई शुबा नहीं है। इवन PTI के अपने कारकुन ये मानते हैं कि जो फेक न्यूज़ स्प्रेड करने का हमारे पास निज़ाम है और कारखाना है, वो शायद दुनिया में कहीं भी नहीं है, किसी के पास भी नहीं है। और इसमें कोई शक नहीं है कि आए रोज़ फेक न्यूज़ छोड़ी जाती हैं और उससे पाकिस्तान को, देखिए, एक तरफ हम आज़ादी इजहार की बात करते हैं, मानता हूँ आज़ादी इजहार था,
खुल के था, मगर सबके पास था। मैं अग्रीव पार्टी नहीं हूँ, कोई वही ना बेगाने शादी में अब्दुल्ला दीवाना, कोई तीसरा बंदा जाके मेरी शिकायत लगा रहा है। मैं वही कह रहा हूँ, मतलब डज दैट मेक सेंस? अच्छा, इससे कानून पीका का हो या कोई भी हो, कोई भी कानून बने, उसके लिए कोई खतरा नहीं है जिसके पास सच्ची खबर है। अच्छा चले, जिसके पास ओरिजिनल न्यूज़ है उनको कोई खतरा नहीं है, जिसके पास फेक न्यूज़ है वो लोग डरेंगे। उसामा साहब देखिए, वो ये कह रहे हैं कि जी जिसके पास फेक न्यूज़ है उसको खतरा होगा, जिसके पास फेक न्यूज़ नहीं है उसको कोई खतरा ही नहीं है। वो कहते हैं जी 10% सच्ची खबर आती है, बाकी 90% सब फेक न्यूज़ है। जी मेरे ख्याल से रिस्पेक्टेड मेंबर साहब अगर हमें बता दें कौन से रिसर्च के तहत हमें बता रहे हैं कि 90% फेक न्यूज़ है, तो इस पे आगे बात हो सकती है। लेकिन मेरे ख्याल से इसमें एक नुक्ता हम भूल रहे हैं, वो ये है कि आप काउंटर इंफॉर्मेशन करें। देखें, जो आपकी फेक न्यूज़ का मसला है दुनिया भर में है, बिल्कुल है, लेकिन इस पे केसेस करना, इसमें लोगों को जेल डालना एक इंटरनेशनल लॉ के तहत डिस्प्रोपोर्शनेट आप जो है एक उनको दे रहे हैं पनिशमेंट। और इसके अलावा फिर डिटर्मिनेशन आपकी कैसे होगी? तो क्या लिटमस टेस्ट होगा कि क्या फेक है क्या नहीं है? क्या आप तनकीद को फेक बोलेंगे या सही गलत बोलेंगे? और इसमें फिर अपना जो बयानिया है हुकूमत का वो स्ट्रांग होने की जरूरत है, क्योंकि अगर आप कई इश्यूज पे आप बात ही नहीं करेंगे, मीडिया को बोलेंगे कि इस पे आप बात ना करें, आप इंटरनेट को बंद कर देंगे, तो फिर तो फेक न्यूज़ ही हर जगह फैलेगी। तो आप इंटरनेट को बहाल रखें, मीडिया को आप सेंसर ना करें, दबाव ना डालें लोगों पे, तो फिर जो सच्ची खबरें हैं वो ज्यादा जो है आपकी सोसाइटी में आएंगी। आप एक्स को भी बंद कर देते हैं और आप फिर सोशल मीडिया भी बंद कर देते हैं, पता भी नहीं चलता, तो फिर तो जाहिर बात है फेक न्यूज़ ज्यादा होगी। अच्छा माशरे में जी, ये मैं अहमद कुंडी साहब मैं चाहूंगी कि इख्तियार वली साहब इसका जवाब जरूर दे दें, इससे पहले कि मैं आपकी राय लूं। देखिए उसामा साहब जो बात करें ना, आपने एक्स को ऊपर बंदिश कर दी, फिर आपने कहा बाहर से लोग जो हैं वो तनकीद करें, इधर आपने बंद कर दिया, आप कहते हैं कि जी अब उनसे लड़ो। मतलब डज इट मेक सेंस? उसामा साहब ने बड़ा अच्छा सवाल किया है कि कौन सी रिसर्च के बेस पे मैं ये बात कर रहा हूँ। अभी पंजाब कॉलेज का एक वाकया हुआ था कि एक बच्ची का रेप हो गया है। करेक्ट। बच्ची थी? नहीं थी, रेप था, मगर वो फिर सच निकल आया ना। सच निकल आया ना। तो यही होता है कि सच जो है बेचारा तस्मे बांध रहा होता है और झूठ जो है तो वो रेस तो जीत मगर चुका इस कानून के बगैर निकला ना। तो ये कानून था ही नहीं। कानून तो इसीलिए होता है कि जब 2 लोगों को 4 लोगों को सजा मिलती है तो सैकड़ों लोग खुद ब खुद ठीक हो जाते हैं। तो वो आपने इस्तेमाल किया, आपने किसी कानून के बगैर आपने किया। आज उसामा साहब मुझे बताएंगे कि ये जो 1400 और 1500 लोगों की शहादतों का ऐलान हुआ था 26 नवंबर का, क्या वो ओरिजिनल न्यूज़ थी? तो वो फिर लोगों को पता चल गया। 4000 लोग, 4000 आप सुन लेना उसामा साहब, आप सुन लें फिर जवाब दे दे। 4000 लोग मिसिंग हैं, कोई वो खबर सच्ची थी? नहीं, मगर किस तरह स्प्रेड किया गया? तो ऐसी चीज़ों को आप हमें बताइए। मैं आपको भी कहता हूँ एंड ऑनरेबल जितने पैनलिस्ट मेरे बैठे हैं, अहमद मेरा छोटा भाई है, उसामा भी मेरा छोटा भाई है, बता दे कि क्या व्हाट इज द बेटर वे। नहीं, मगर जैसे कहते हैं ना झूठ के पाँव नहीं होते। अहमद कुंडी साहब देखिए, आपकी जानिब मुझे आज भी याद है कि बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की हुकूमत थी और MQM के ख़िलाफ़ पीपल्स पार्टी ने सिंध के अंदर ऑपरेशन किया था। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट आनी थी और बेनज़ीर भुट्टो साहिबा उसके ऊपर कोई कदगने लगा सकती थी, उन्होंने नहीं लगाई थी। शी वॉज़ अ रियल बिलीवर ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। मगर जो इख्तियार वली साहब आज बात कर रहे हैं वो ये कहते हैं कि जी ऐसे इंसिडेंट्स भी तो हुए हैं ना जहाँ पे फेक न्यूज़ आई है, और फिर जब फेक न्यूज़ को फिर हम कैसे उसके ऊपर काबू पाएँ? जो मौजूदा कानून है वो काफ़ी नहीं है? देखिए, मैं तो ये इसी तरह ही कहूँगा, मेरा जो 8 साल का तजर्बा है लेजिस्लेशन का, मेरे ख्याल में पाकिस्तान इज़ द ओवर लेजिस्लेटेड कंट्री। यहाँ पे हमने इतने ढेर सारे कवानीन बना दिए हैं, और अगर उसकी अमलदारी के ऊपर अगर हम बात करें, उसकी पोस्ट एवेल्यूएशन करें, तो मेरे ख्याल में कई कवानीन तो ऐसे जिनके नीचे शायद अभी तक रूल्स ही नहीं बने। मेरे ख्याल में जो इख्तियार वली साहब बात कर रहे हैं, मेरे अपने इस पे राय ये है, ऑलरेडी फेक न्यूज़ के ऊपर आपके कवानीन मौजूद हैं, ये ओवर लेजिस्लेशन हो जाएगी। फिर हमारी लेजिस्लेशन की जो क्वालिटी है वो भी बड़ी जो है ना, मेरे ख्याल में इन चीज़ों के ऊपर
बड़ी पुअर है बैसियत पार्लियामेंटेरियन, जो मेरा अपना एक्सपीरियंस रहा है। हमारी वो चीजें जिनको प्रॉपरली डिफाइन होना चाहिए, जिनको प्रॉपरली जिनकी वजाहत होनी चाहिए, वो नहीं होती। अच्छा, 2-3 इश्यूज ये भी है। उसके बाद मुनीज़ सबसे बड़ा जो इशू है वो इंटेंशंस का है। हमारी इंटेंशंस क्या है, हम इनको किस चीज के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। बात ये जो हमारे पास जो स्टीयरिंग है ड्राइवर के पास, वो किस तरफ मोड़ना चाहता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट। पाकिस्तान में पॉलिटिक्स थोड़ा सा तल्ख तजर्बा रहा है, जिस तरह आप कह रहे हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो कि हमसे भी बालातर होती है, और आप भी इस चीज को समझती है, मैं भी समझता हूँ, इख्तियार साहब भी समझते हैं, और उसामा भाई को भी इन चीजों का पता है। मेरे ख्याल में इतनी ओवर लेजिस्लेशन नहीं करनी चाहिए हमें, और अगर करनी भी चाहिए तो हमें अपनी कैपेसिटी को थोड़ा बिल्ड करके, हमारी जो टर्म्स होती है लेजिस्लेशन में वो वेग होती है, उनमें जो है ना काफी स्पेस होती है, जिसको अक्सर नेगेटिव और उसके लिए ऑब्जेक्टिव्स के लिए यूज कर लिया जाता है। नहीं, ये आपने एक बड़ा अहम नुक्ता उठाया है कि मौजूदा जो सिस्टम है उसी को बेहतर किया जाए। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के बार बार वकील कहते हैं कि जी उसको बेहतर किया जाए, मगर एक अहम सवाल उठता है, वो ये है कि सिर्फ पाकिस्तान में तो फेक न्यूज़ नहीं हो रही, बाकी दुनिया में भी फेक न्यूज़ हो रही है। तो जो बाकी दुनिया है वो फेक न्यूज़ पे कैसे काबू पा रही है? क्या वो भी आज़ादी इज़हार राय को सलब कर रही है, या कि वो इसके अंदर कोई बैलेंस ढूंढ रही है? क्या बैलेंस है? हम बैलेंस ढूंढ सकते हैं पाकिस्तान में रह के? इस पर बात करेंगे वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। फेक न्यूज़ के ऊपर बात हो रही है, चूँकि आज पीका के अंदर कुछ तरामीम पेश की गई हैं, और वो तरामीम अब स्टैंडिंग कमेटी को चली गई हैं, जिसके तहत एक अथॉरिटी बनाई जा रही है जो ये रेगुलराइज करेगी या मॉनिटर करेगी कि ये फ़ेक न्यूज़ है कि क्या है। और फेक न्यूज़ की जो डेफिनेशन है उसको बड़ा वेग रखा गया है। उसामा खिलजी साहब, आप तो मामलात सिर्फ पाकिस्तान के तो नहीं देखते, आप पूरी दुनिया के अंदर सेंसरशिप मामलात को देखते हैं। मुझे ये बताइए कि फ़ेक न्यूज़ सिर्फ पाकिस्तान के अंदर तो कोई फिनोमेना नहीं है, बाकी दुनिया के अंदर भी है, वो इसको कैसे डील कर रहे हैं? जी देखें, पहले भी इस पे अभी शो पे बात हुई कि ऑलरेडी हमारे पास डेफेमेशन के कवानीन काफ़ी ज़्यादा मौजूद हैं, और फेक न्यूज़ में यही मसला आता है कि आप रेपुटेशन पे आपकी लाइबल हो जाती है। डेफेमेशन के कवानीन उनके इस्तेमाल होते हैं जमहूरी ममालिक में। जो हमने फेक न्यूज़ के लॉज देखे हैं वो ज़्यादातर हमने डिक्टेटरशिप्स में देखे हैं, और या कोई जहाँ पे बादशाहत का निज़ाम होता है, ऐसे ममालिक में हमने देखे हैं। लेकिन असल बात इसमें मसला यही आ जाता है कि आप उसको किस तरह इस्तेमाल करते हैं। तो क्या आपका रूल ऑफ लॉ स्ट्रॉन्ग है, क्या आपका कवानीन को सही तरह फॉलो करते हैं, और सबसे बड़ी बात ये कि इसका गलत इस्तेमाल कितना ज़्यादा होता है। तो पिछले दिनों से हम देखते आ रहे हैं कि पीका का सेक्शन 20 था जो हार्म टू रेपुटेशन ऑफ पर्सन से डील करता था, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने स्ट्राइक डाउन कर दिया था, क्योंकि उन्होंने कहा कि ये आइन के खिलाफ है। तो अभी जो है पार्लियामान उसी चीज़ को जो है ज़्यादा एक्सपैंड करके इस कानून में ला रही है। तो मेरी नज़र में तो ये एक डिस्प्रोपोर्शनेट सजा है एक क्राइम के लिए, परसीव्ड क्राइम के लिए, कि आप किसी को 3 साल के लिए जेल में डालें क्योंकि आपकी नज़र में उन्होंने झूठी खबर फैलाई है। तो इसकी डिटर्मिनेशन मुश्किल है। और दूसरी बात यह कि इस कानून में उन्होंने ट्राइब्यूनल्स भी बनाने की बात की है। तो ट्राइब्यूनल के पास आप अपील कर सकते हैं अगर आपको डिसीजन से डिसएग्रीमेंट है या आप अग्रीव्ड है उससे। लेकिन उसमें मसला यह है कि उसका अपील आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में करेंगे। अच्छा। तो मेरे ख्याल से इन्होंने ट्राइब्यूनल को हाई कोर्ट की सतह के पावर्स दे दिए हैं, अभी ये नहीं बताया कि किस तरह ये काम करेगा, और हाई कोर्ट को बिल्कुल बाईपास कर लिया है। तो मेरे ख्याल से हमारा जो ड्यू प्रोसेस और फेयर ट्रायल का हक है उसको भी ये कॉन्ट्रवीन कर रहा है इस कानून के तहत। अच्छा, इख्तियार वली साहब जो ये बात कह रहे हैं, देखिए फेयर ट्रायल जो 10A हमें देता है, वो कहता है कि जी आप छोटे सतह से शुरू करें। अब मियां नवाज शरीफ साहब भी तो फेयर ट्रायल मांगते थे ना, छोटी अदालत से शुरू करें, वो भी गए हाई कोर्ट, फिर हाई कोर्ट के बाद वो गए सुप्रीम कोर्ट। तो जिन्होंने फेक न्यूज़ फैलाई है, ठीक है ना, अच्छा चला, आप फेक न्यूज़ भी वो आप फैसला करेंगे कि फ़ेक क्या है और क्या फ़ेक नहीं है, उनसे आप हाई कोर्ट का क्यों अपील का हक छीन रहे हैं? अच्छा, ये तो अभी चीज़ें जो है मतलब प्रपोज की जा रही हैं और सजेस्ट की जा रही हैं कि किस तरह हो लॉ, कैसा हो कैसा नहीं हो, अभी फाइनल नहीं है। उसामा को मेरे ख्याल में ही इज़ वेल अपडेटेड कि बरतानिया में जैसे कवानीन बने हैं सोशल मीडिया के लिए, वो इससे ज़्यादा सख्त हैं। आप यूरोप में देख लें, इससे ज़्यादा सख्त हैं। आप चाइना को ही देख लें कि वहाँ पे कैसे कवानीन चाइना में हैं। तो होंगे। हाँ, आप इवन इंडिया को ले लें, तो नहीं है ना, आप नहीं, आप उनको देख लें, इंडिया को देख लें, उनके कवानीन हमसे ज़्यादा सख्त हैं। नहीं है। हैं
देखिए वहाँ पे मेरे ख्याल में कुछ तो ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं कि उनको बिल्कुल बैन ही रखा हुआ है उन्होंने। जैसे आप के यहाँ पर मतलब कोई प्लेटफॉर्म बैन तो नहीं है एज सच। अगर नहीं ट्विटर आपने बैन किया हुआ है और आपके वुज़रा जाके वहाँ पे मजेदार ट्वीटें कर रहे होते हैं, वजीर आजम तक तो ट्वीटें कर रहे होते हैं। उसके बावजूद आपका वाला भी चल रहा है। हाँ? आपका वाला ट्विटर भी चल रहा है। नहीं, कैसे चल रहा है मेरा ट्विटर? तो चल तो रहा है। कैसे चल रहा है मुझे नहीं पता कैसे चल रहा है। मेरा ट्विटर नहीं चल रहा। अच्छा। मेरा ट्विटर बिल्कुल नहीं चल रहा। अहमद कुंडी साहब, आपका ट्विटर चल रहा है? कल परसों आपका ट्विटर मैंने देखा था, उस पे तो ट्वीट आई थी। नहीं, वो तो मैंने VPN लगाई थी ना, जिसके पीछे आप फिर से पड़े हुए। फिर तो नहीं, मगर चल तो रहा है मुझे ये बताएं किसी तरीके से। मगर आपने कहा ये तो नहीं कह सकते ना कि टोटल बंद है, क्लोजर तो नहीं हुआ। बिल्कुल बंद है ट्विटर। क्या नहीं, ट्विटर तो बंद है सर, क्या हो गया? जिसके ऊपर आप कहते हैं कि आप नैरेटिव बनाएं, वो आपने खुद बैन कर दिया। एक बात करते हैं, गवर्नमेंट को कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बंद करने से कोई फायदा होता है? नहीं होता। तो फिर किसको होता है? गवर्नमेंट नहीं फायदा मैं मालियाती या उस तरह की बात नहीं कर रहा हूँ। हाँ। हम तो चीज़ों को मैनेज करने की बात कर रहे हैं कि जो चीज़ें आपके मुल्क को नुकसान दे रही है, जो आपके मुल्क की बोलने नहीं दे रही सर मुझे, मैं सिर्फ समझने की कोशिश कर रही हूँ। इकोनॉमी को नुकसान दे रही है, आपकी मुल्क की सॉवरेनिटी को नुकसान दे रही है, आपके मुल्क की सलामती के इदारों के सॉवरेनिटी के ट्विटर की एक ट्वीट से कैंपेन चलाई जाती है मुसलसल और बगैर रुके, और बड़ी गंदी कैंपेन। तो क्या आप नहीं चाहेंगे? आप उसके खिलाफ आम कवानीन के तहत जाएं? किसने रोका है आपको? अच्छा चले अहमद कुंडी साहब से पूछ लेते हैं। मैं वही कह रहा हूँ कि हम तो उनके खिलाफ कवानीन बना रहे हैं जो मुल्क को और मुल्क की सलामती को नुकसान पहुंचा रहे हैं। आपके पास तो 100% आप कवानीन बना रहे हैं उनके लिए जो नुकसान, वो बैठे हुए मुल्क से बाहर, वो ट्वीटे करें तो इधर दे ट्विटर नु बैन कर। आप यहाँ पर बैठकर अपने शो में आपने आज तक मेरे ख्याल में कोई फेक न्यूज नहीं चलाई। आपको किस बात का डर है? वो मुझे बात ही नहीं है ना, आप परसेप्शन आप पे। अहमद कुंडी साहब, आपका अब क्या राय है इसके ऊपर? देखिए, बात परसेप्शन की है। मैं कह सकती हूँ एक चीज़ फेक है, आप कह सकते हैं कि सही है। पाकिस्तान में ऐसे लातादाद में आपको एग्जांपल्स दे सकती हूँ, और अगर आपने उस चीज़ को बैन ही कर दिया है तो फिर आप उसके ऊपर क्या नैरेटिव बनाएंगे ट्विटर के ऊपर? और आपके वुज़रा इस्तेमाल कर रहे हैं वो। मुनीज़, मैं तो यही दरख्वास्त करूंगा, आप जो है ना ये हमारी सियासी वर्करों की मजबूरियों का जो है ना थोड़ा सा ख्याल रखा करें। हम जो है ना यहाँ पे आप इख्तियार वली साहब को जो है टफ टाइम दे रहे। देखिए मुनीज़, जो आपने 10A की बात की है, मुझे कोई टफ टाइम नहीं मिला भैया। वो किसी को टफ टाइम दे के आ रहे हैं। मैं आपको पता है मैं टफ टाइम ना लेता हूँ ना टेंशन में लेता हूँ। ये 10A के जो आपने जिक्र किया, राइट ऑफ फॉर फेयर ट्रायल, जो था ये 18th अमेंडमेंट में आया था। इसके ऊपर बड़ी जबरदस्त कमेंट्री, अगर आप उसको देखें 18th अमेंडमेंट में बड़ी डिस्कशन हुई थी, और जनरल मुशर्रफ के दौर में जो कदगने लगी थी उसके बाद बड़ा मतलब इस चीज को फिर दोबारा इनकॉर्पोरेट किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में। देखिए मुनीज़े, अभी छुपन छुपाई नहीं खेला जा सकता लंबे अरसे तक। हम अभी जो है ना ये बातें कर रहे हैं, पूरी दुनिया, पूरा पाकिस्तान इसको सुन रहा होता है। कहने का मकसद ये, मैं फिर ये कहूँगा, देखें हमारी जो जिम्मेदारी है, अगर किसी मजबूरी के तहत कोई कानून आ जाता है, कम से कम उसकी चीज़ों को डिफाइन करना, उसके लेजिस्लेटिव वर्ड्स को यूज़ करना, उसके ऊपर तो कोई पाबंदी नहीं है ना। कम से कम हम उसको, इसी तरह मैं आपको अभी कुछ अर्सा पहले हमारे खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में बहुत सारी ऐसे कवानीन आए हैं जिसको हमने बड़ी बारीक बीनी से जाके देखा, और वही जो हुकूमत चाहती थी, लेकिन उसको हमने इतनी क्लैरिटी के साथ इनकॉर्पोरेट चीज़ों को किया जिसके ऊपर मेरे ख्याल में जो एंड बेनिफिशियरी है, जिसको हम मासेस कहते हैं, पब्लिक कहते हैं, उसको कम से कम कोर्ट्स में या कहीं पे भी कोई जाएगा तो उसको अबहाम नहीं होगा। अच्छा अहमद कुंडी साहब, एक बात बताइए कि कुरब के अंदर जो कुछ हुआ उसका आपका क्या ख्याल है? कई लोग कहते हैं कि जी कुरब में जो इंतहा पसंदी या शिद्दत पसंदी हुई वो इस तरह शुरू हुई कि ये सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया गया। क्या ये दुरुस्त है? नहीं, मैं तो ये एक आंसर हो सकता है उस पूरे अलमिये में। कई लोग उसे कहते हैं ज़मीनी तनाज़ा है, कई कहते हैं ये फिर कवारियत का। मैं तो कहता हूँ ये एक इंसानी अलमिया था, सैकड़ों लोग उसमें शहीद हुए और उसमें बहुत सारे अनासर शामिल हैं। ये ऐसा नहीं है जो आप इसको एक एंगल से देख लें। अगर मेरी आप ज़ाती राय लें तो इसमें गवर्नेंस के इशू भी हैं, वहाँ पे लैंड सेटलमेंट नहीं हुई उसके ऊपर इशूज़ हैं, ट्राइब्स के आपस में इशूज़ हैं। गवर्नेंस जिम्मेदारी किसकी, सूबे की या वफाक की? दोनों की? नहीं, देखिए मुनीज़े, मैं एक बात आपको बता दूं, ये चक्कर अगर आप पढ़ जाएंगे ना सूबे वफा, मेजॉरिटी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है या मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटीज है
दैट लाइज विद द प्रोविंशियल गवर्नमेंट, नो डाउट। 18 अमेंडमेंट के बाद किसी भी प्रोविंस में अगर इस तरह के मामलात आ रहे हैं तो मेरे ख्याल में मेजर रोल जो है वो प्रोविंस का है। फेडरल भी इस बात से मावरा नहीं हो सकती ये कह दे जो भैया प्रोविंशियल की जिम्मेदारी है, क्योंकि वो जो इशू है वो हमारा बॉर्डर एरिया है, वहाँ पे बॉर्डर की अरेंजमेंट जो है वो हमारी इदारे हैं, उनकी जिम्मेदारी है जो कि वफाक के नीचे आ जाता है। तो मेरे ख्याल में ये दोनों हुकूमतों की जिम्मेदारी है और ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है और हमारे लिए एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। एक बड़ा चैलेंज है, एक फेलियर है ऑफ द स्टेट, अ फेलियर ऑफ द स्टेट कहना चाहिए, क्योंकि 100 से ज्यादा गांव पिछले 3 महीने से महसूर हो चुके हैं नाजरीन। वहां पर खाने पीने और अद्वियात की किल्लत की वजह से खवातीन और बच्चों समेत 100 से ज्यादा लोग जो हैं वो जाँ बहक हो चुके हैं। बहुत बड़ा सानिया है, इसके ऊपर क्यों नहीं नज़र हम सबकी, हम क्यों सिर्फ इस्लामाबाद, कराची, लाहौर की बात करें? इस पर बात होगी वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। अफगानिस्तान की सरहद के करीब और इक़्तिदार के मराकज़ से दूर पाकिस्तान के एक इलाके कुरम में इस वक्त सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन जारी है और इसकी वजह यह है कि वहां अमन व अमान की ख़राब सूरत हाल की वजह से 100 से ज़्यादा गांव पिछले 3 महीने से महसूर हो चुके हैं और वहां खाने पीने और अद्वियात की किल्लत की वजह से ख़वातीन और बच्चों समेत 100 से ज़्यादा लोग जाँ बहक हो चुके हैं। लोअर कुरम में सर्च ऑपरेशन के दौरान बड़ी तादाद में गैर कानूनी हथियार बरामद किए गए हैं, जबकि हुकूमत के मुताबिक मजीद इमदादी सामान के काफिले भी जल्द पहुंचाए जाएंगे। तो अब सवाल यह है कि कुरम के अंदर अमन आ सकेगा कि नहीं। सबसे पहले इख्तियार साहब ये बताइए कि ये जो ऑपरेशन हो रहा है लोअर कुरम के अंदर, आप इसको मजीद फैलाएंगे? देखें, ऑपरेशन जो है ये होगा तो बिल्कुल ये टारगेटेड होगा, प्रिसाइज जगहों पर होगा जहाँ पर शोरश है, जहाँ पर गवर्नमेंट अपनी रेट जो है वो समझती है खैबर पख्तूनख्वा की कि वो खो चुकी है, वो बताएंगे तो उनके मशवरे पर टारगेटेडली वहाँ पर ऑपरेशन करेंगे। इस ऑपरेशन को लीड कौन कर रहा है? इस ऑपरेशन को स्टेट ऑफ पाकिस्तान लीड कर, नहीं, सिक्योरिटी फोर्सेस में से कौन सी इदारा लीड कर रहा है? डेफिनेटली जो भी जिम्मेदार है और लीड FC? वो है FC है, वही करेगी, मलेशिया करेगी, लेकिन उन्होंने ही करना है। जो कौमी सलामती के इदारे हैं जो बॉर्डर पे हमारे पहरा देते हैं वही फिर करेंगे। नहीं, चूँकि PTI ये कहती रही है कि जी थल पारा चनार रोड की जो सिक्योरिटी है वो हमारे पास उसका कोई इख्तियार नहीं है, वो फेडरल गवर्नमेंट का इख्तियार है उसके ऊपर। क्यों? वो ये कहते हैं। क्या वहाँ पर वो ज़िला कोई और है? वो खैबर पख्तूनख्वा का ज़िला नहीं है, वो खैबर पख्तूनख्वा का हिस्सा नहीं है। फिर वो खैबर पख्तूनख्वा का इख्तियार है। डेफिनेटली देखें, मैं ये दिस इज समथिंग वेरी डिस्गस्टिंग जब लोगों का अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पूरी नहीं कर सकते और आप कहते हो ना कि ये तो मुनीज़े का उसका उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पासिंग ऑन द बक हो रहा है। आप उसको पास करते हैं क्या? फिर आप वहाँ पर किस लिए बैठे हैं? अच्छा अहमद कुंडी साहब, मगर मैं यहाँ एक जुमला आपको बता देता हूँ आपकी नॉलेज को और आपके व्यूअर्स को, सुनने वालों को। ये मामला, ये किस्सा अभी शुरू नहीं हुआ था। इनको डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने लेटर लिख दिया था कि वी डोंट हैव द सफिशिएंट पुलिस फोर्स, और उनके पास इक्विपमेंट भी नहीं है मुकम्मल तौर पे, और जिनके साथ हमारा मुकाबला है वो वेल इक्विप्ड हैं और तादाद में पुलिस से ज़्यादा हैं। बट खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट वाज वेरी मच बिजी टू डू दिस 24 and 26 अच्छा ठीक है अहमद कुंडी साहब, आपकी जानिब, एंड अगेन आई अपोलोजाइज, PTI से इस वक्त कोई रिप्रेजेंटेटिव इसलिए नहीं है क्योंकि शौकत यूसुफ जई साहब को हमने दावत दी थी मगर उन्होंने बैठने से आखिरी मिनट पे इनकार कर दिया। अहमद कुंडी साहब, अब सवाल ये है कि आप लोग तो फ़ौरन जो है आर्टिकल 245 इन्वोक कर देते हैं इस्लामाबाद टेरिटरी के अंदर जब PTI का जो जुलूस है वो इस्लामाबाद की तरफ आता है। अब यहाँ पे सिक्योरिटी का एक बहुत बड़ा अलमिया जन्म ले चुका है, यहाँ पे आप क्यों नहीं बुला रहे फ़ौज को? नहीं मुनीज़े, वहाँ पे फौज अपना रोल प्ले कर रही है, लगे हुए हैं जहाँ पे उनको हेल्प चाहिए, क्योंकि देखिए लीड इसको जो है ना वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट करती है। हमेशा आप याद रखें जो भी कोई एक्टिविटीज़ वहाँ पे चल रही हैं उसके ऊपर प्रोविंशियल गवर्नमेंट लीड लेती है और जहाँ पे जिस ऑर्गन की उनको ज़रूरत होती है मेरे ख्याल में वो वहाँ पे एक्सरसाइज हो रहे हैं। वहाँ पे आर्मी भी है, वहाँ पे FC भी है, वहाँ पे खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस भी है, वो तमाम इदारे काम कर रहे हैं। लेकिन मैं फिर ये जो मैंने पहले बात की, जो चैलेंज और क्वेश्चन मार्क ये है, देख लें
ठीक है, इंसिडेंट तो पुरम का अभी हमारे सामने है, लेकिन वहाँ पे जो बंकर्स बने हुए हैं, वहाँ पे जो असला पहुंचा हुआ है, वो जो बॉर्डर के साथ का एरिया है, वहाँ पे इतना ये कोई एक दिन में हुआ है, कहने का मकसद ये है नहीं। मगर कुंडी साहब ये बताएं कि जो इन्होंने अभी नया इकदाम है कि जी वहाँ से भारी असला जो है वो कॉन्फिस्केट कर रहे हैं, क्या आप उसके हक में हैं? देखिए, मेरी गुजारिश सुने मुनीर, कहने का मकसद फिर मैं वही कहता हूँ, कोई भी पॉलिसी अगर उसकी कंटिन्यूटी नहीं होगी तो आपके जितने भी डिसीजंस हैं वो आपके एक्शंस और आपकी कंटिन्यूटी उसको जस्टिफाई करते हैं। अमेरिका में सब मेरा सवाल बड़ा सीधा है, कॉन्फिस्केट करेंगे भारी असला जो वहां पे आप इसके हक में हैं, जो ये कॉन्फिस्केट करें? डेफिनेटली कॉन्फिस्केट करना चाहिए। इस तरह की अगर आप ऊपर हर किसी को हौसला दे क्योंकि वहाँ पे बाकायदा जिरगे ने जो वहाँ पे मुआहिदा एग्रीमेंट हुआ है उसमें दोनों पार्टीज ने इस बात पे एग्री किया है जो भाई असला लिया जाए, जिसके पास जितना है वो लिया जाए। राइट। मगर अभी बड़ी तादाद के अंदर लोग जो हैं वो नकल मकानी करने पे मजबूर हो जाएंगे। उसामा साहब, आप चूँकि एक राइट्स एक्टिविस्ट हैं, माजी में भी हमने देखा है खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जब नकल मकानी हुई है तो कॉम्पनसेशन भी लोगों को नहीं मिली, फिर जब वो वापस आए तो घर उनको टूटे हुए मिले। अब सवाल ये है कि क्या वहाँ पे हुकूमत को, प्रोविंशियल गवर्नमेंट को पहले नहीं सिक्योरिटी फोर्सेस तैनात कर देनी चाहिए थी? कितने महीने हो गए वहाँ पे कत्लो आम होता रहा मगर दोनों हुकूमतें आराम से बैठी रही, फेडरल भी और प्रोविंशियल भी। जी देखें, अगर आप कुरम एजेंसी को देखें तो वहाँ तो सिक्योरिटी फोर्सेस हमेशा से मौजूद है। वहाँ पाड़ा चिनार के करीब एफसी का एक बहुत बड़ा किला भी है, काफ़ी उधर नफरी होती है, बॉर्डर पे काफ़ी सिक्योरिटी फोर्सेस होते हैं। मसला ये है कि हमें आगे देखना है कि दोनों जो ग्रोह है जिनके दरमियान में ये कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है उनको बराबरी से जो है ट्रीट किया जाए, कि ये नहीं कि आप एक ग्रोह से जो है उनसे सारे असला ले लें लेकिन दूसरों के पास जो आप रहने दें। और ये माजी में भी इस तरह के मसाइल आ चुके हैं। और दूसरा ये कि थोड़ा एहतसाब भी होना चाहिए कि क्यों इस तरह का सिक्योरिटी सिचुएशन आई है और इसमें किसकी जिम्मेदारी बनती है। तो उसमें मेरे ख्याल से फिर एंड में जो है जो लोकल सिविलियन पॉपुलेशन है उनकी डिस्प्लेसमेंट भी होंगी, उनके घर भी खराब होंगे, उनकी